Today I'm going to start with a new topic and the topic is the phage display. कुछ इसको फेज डिस्प्ले भी कहते हैं, कुछ इसको फाज डिस्प्ले भी कहते हैं। फाज डिस्प्ले का मतलब ये है कि जो फाज होता है ना, यहाँ पर हम फिलामेंटस फाज का यूज़ करते हैं और ये जो फिलामेंटस फाज होता है ये कुछ कोट प्रोटीन बनाता है जो कि इसके आउटर मेम्ब्रेन को कोट करता है, मतलब कोटिंग करता है ना। जैसे ठंड में पहनने का कोट होता है वैसे वायरस का भी एक आउटर कोट होता है। तो इस कोट को बनाने वाला जो प्रोटीन है उसके साथ में हमारा जो जीन ऑफ इंटरेस्ट रहता है वो भी हम इस कोट प्रोटीन के जीन से इंसर्ट कर देते हैं। तो ये वायरस क्या करता है, हमारे उस जीन को भी एम्पलीफाई करता है और उसका भी प्रोटीन बनाता है। वो प्रोटीन फर्दर क्या होता है, यहाँ आप देखेंगे ये राउंड राउंड छोटे छोटे जो हैं, तो ये फिलामेंटस फाजेस जो होते हैं, जब वो प्रोटीन हमारा बनाते हैं तो वो कोट के प्रोटीन के साथ में बाइंड होकर के वो भी एक्सप्रेस होता है और इस एक्सप्रेशन को डिस्प्ले कहते हैं। इसीलिए इस मेथड का नाम पड़ा है फाज डिस्प्ले। और इसमें बड़ी बात यह है कि इसमें हम फिलामेंटस फाज लेते हैं और ये फिलामेंटस फाज जो होता है M13 हो सकता है और या फिर ये जो होता है FD फाज होता है। इसके अलावा अब जो है T4 फाज, T7 फाज, लेमडा फाज, इनको भी लिया जाता है। तो जब हम इस फाज डिस्प्ले का प्रिंसिपल समझेंगे तो हमें समझ में आएगा कि आखिर इस टेक्निक को यूज़ क्यों करते हैं। ये देखिए, ये फिलामेंटस फाज है, इसमें इंटरनल DNA है और इसी DNA में हमने हमारा जीन इंसर्ट कर दिया और वो जीन एम्पलीफाई होगा कोट प्रोटीन के जीन के साथ में। तो ये जो देखिए ये कोट है और ये कोटिंग हो रहा है, ये देखिए ये कोट प्रोटीन है। तो कोट प्रोटीन के साथ में असेंबल होकर के हमारा जो जीन ऑफ इंटरेस्ट है वो भी इस कोट प्रोटीन के साथ बाइंड होकर बाहर इस फाज के एक्सप्रेस होने लगता है। तो इस मेथड को हम कहते हैं फाज डिस्प्ले। अभी यहीं पर नहीं रुकना है, ये जो प्रोटीन है इसकी हम बाइंडिंग कराते हैं इमोबिलाइज्ड टारगेट से। अब इमोबिलाइज्ड टारगेट क्या हो सकता है, डिफरेंट टिश्यूज़ हो सकते हैं, कोई एंटीजन हो सकता है, कोई एंटीबॉडी हो सकती है, या कोई कैंसर थेरेपी की सेल हो सकती है, कोई साइटोकाइन हो सकता है। तो कुछ भी जो इमोबिलाइज हो उसके साथ हम इसकी बाइंडिंग कराते हैं। जब ये फाज हमारे उस पर्टिकुलर टिश्यू से या टारगेट से बाइंड हो जाता है और स्ट्रॉन्ग बाइंडिंग शो करता है, तो स्ट्रॉन्ग बाइंडिंग होने के बाद में हम बचे हुए फाज का वॉशिंग करते हैं और जो बचा हुआ हमारा बाइंड फाज रहता है इसका इल्यूशन करते हैं। इल्यूशन मतलब ये रहता है कि ऐसे फाज को लेना जो स्ट्रॉन्ग बाइंडिंग शो कर रहे हों इमोबिलाइज्ड टारगेट के साथ में। ये इमोबिलाइज्ड टारगेट के साथ वाले जो वायरस या बैक्टीरियोफाज होते हैं इसको हम ग्रो करते हैं बैक्टीरिया में, और बैक्टीरिया में जब ये ग्रो होता है तो ग्रो होने के बाद में इसमें बहुत सारे हमारे जीन ऑफ इंटरेस्ट की डाइवर्सिटी बनती है, एक्सप्रेशन होता है उसका, बहुत सारे मल्टीप्लिकेशन होता है और फिर हम ऐसे हमारा जो पर्टिकुलर जीन है उसको निकालते हैं और निकाल के हम उस पर्टिकुलर जीन का सीक्वेंसिंग करते हैं, DNA इसका जीन का एनालिसिस करते हैं और इस टाइप के जीन की हम लाइब्रेरी बनाते हैं। ऐसा भी कह सकते हैं कि मान लीजिए हमने कोई M13 फाज लिया, उसमें हमारा वो जीन ऑफ इंटरेस्ट ग्रो कर रहा है, मल्टीप्लाई कर रहा है, तो ऐसे M13 फाजेस का आइसोलेशन करके हम उसकी एक लाइब्रेरी तैयार करते हैं ताकि इन फ्यूचर हम इस टाइप के प्रोटीन जो हैं आइसोलेट कर सकें, है ना। एग्जाम्पल के हिसाब से समझाना चाहूँगा कि सपोज़ कीजिए किसी एक पेशेंट को मान लीजिए कि बॉडी में इंसुलिन की कमी है और डायबिटिक पेशेंट है और इंसुलिन जो है वो बनाना है, तो आपने उस इंसुलिन का जो जीन है उसको इसमें इंसर्ट कर दिया। इंसर्ट होने के बाद में वो कोट प्रोटीन के साथ में एक्सप्रेस होगा यहाँ पे। लेकिन यहाँ आपको ध्यान रखना है कि जीन का इंसर्शन आपको कोट जीन के साथ नहीं करना है, तभी वो कोट प्रोटीन के साथ एक्सप्रेस होगा और यहाँ बाइंडिंग होगी। ये बाइंड प्रोटीन जो रहता है वो बाइंड प्रोटीन को आपको यहाँ पर जो इंसुलिन किस पे वर्क करता है, मान लीजिए ग्लूकोज के ऊपर वर्क करता है, तो यहाँ ग्लूकोज की आपको बाइंडिंग करानी है और ऐसे जो फाज हैं जो बाइंडिंग कर पा रहे हैं वो वाले ही फाज आपको जो है आइसोलेट करना है। आइसोलेट करके उसको हम इल्यूशन कहते हैं। इल्यूशन करने के बाद में ऐसे फाज का हम बैक्टीरिया के अंदर कल्चर करेंगे, क्योंकि बैक्टीरियोफाज हैं इसलिए बैक्टीरिया में डेफिनेटली ग्रो करेंगे और उस बैक्टीरिया के अंदर हम ऐसे प्रोटीन्स लेते रहेंगे, यानी कि इंसुलिन लेते रहेंगे और इस टाइप से इंसुलिन का प्रोडक्शन करेंगे। अल्टीमेटली ऐसे जो फाज होते हैं इसकी एक लाइब्रेरी भी बना के तैयार रखेंगे ताकि इन फ्यूचर भी हमें इस टाइप की अगर प्रोटीन चाहिए तो हम वो ले सकें। तो ऐसे प्रोटीन का हम बाद में सीक्वेंस, ऐसे जो जीन होते हैं, क्योंकि अब ये बैक्टीरिया है इसको फिर किल करेंगे, किल करके इसके अंदर से हम जीन निकालेंगे, जीन का हम क्लोनिंग सीक्वेंसिंग कराएंगे और इस टाइप से हम जो है जीन की लाइब्रेरी बनाएंगे। तो फ्रेंड्स, इसका दूसरा यूज़ आप समझें कि अगर हमें कोई पर्टिकुलर प्रोटीन जो हमें चाहिए उसकी बाइंडिंग हो पा रही है और वो प्रोटीन जो है हमें हमारे क्लिनिकल थेरेपी में यूज़ हो पा रहा है, तो ऐसे प्रोटीन को बनाने वाला जो जीन है जो हमने इंसर्ट किया है बैक्टीरियोफाज के अंदर, उस प्रोटीन को भी हम ले सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं। साथ में ऐसे जीन के बारे में भी पता लगा सकते हैं कि कौन कौन सा जीन इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है और फर्दर ऐसे जीन की हम लाइब्रेरी बना सकते हैं। तो इस मेथड का यूज़
फास्ट डिस्प्ले का यूज़ हम के लिए कर सकते हैं? हम कर सकते हैं फॉर मेडिसिनल पर्पस, फॉर कैंसर थेरेपी, फॉर इम्यूनोथेरेपी, एंटीबॉडी थेरेपी, या फिर हम यूज़ कर सकते हैं फॉर इम्यूनो डायग्नोस्टिक टेक्निक्स लाइक एलाइजा वगैरह में यूज़ कर सकते हैं, है ना। तो डिफरेंट टाइप के बाइंडिंग एसेज जो होते हैं उसमें हम इसको फास्ट डिस्प्ले की इस टेक्निक को यूज़ कर सकते हैं। इसमें एक एक चीज़ और है कि इसमें हम प्रोटीन डीएनए इंटरेक्शन भी देखते हैं, यानी कि हम इसमें ऐसा डीएनए का जीन डालेंगे जो कि सीक्वेंस होगा, जो कि मल्टीप्लाई होगा, एक्सप्रेस होगा, प्रोटीन बनाएगा, और प्रोटीन बना करके वो जो है पर्टिकुलर किसी डीएनए के साथ बाइंड होगा। तो ऐसे में हम बैक्टीरियल डिटेक्शन या माइक्रोऑर्गेनिज्म डिटेक्शन या किसी भी टाइप के ऑर्गेनिज्म का डिटेक्शन या टिश्यू का डिटेक्शन भी कर सकते हैं, जिसमें अगर हमें ये पर्टिकुलरली देखना हो कि जो प्रोटीन है वो उस पर्टिकुलर डीएनए के साथ बाइंड हो रहा है या नहीं। तो ऐसे में अगर आपको किसी बैक्टीरिया का आइडेंटिफिकेशन भी करना है और आपके पास उसको उससे बाइंड होने वाला प्रोटीन आपके पास में है, तो आप ऐसे बैक्टीरिया का आइडेंटिफिकेशन भी कर सकते हैं। तो अगर आप ऐसे बैक्टीरिया की पर्टिकुलर जीन के साथ अपना डीएनए बाइंड करते हैं, तो भी आप ऐसे बैक्टीरिया का, ऐसे वायरस का, ऐसे किसी भी यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म का, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स का, टिश्यू का, माइक्रो एरे मेथड वगैरह जो आप सोच सकते हैं उसका आप यूज़ करके डिटेक्शन कर सकते हैं। Now let's start with this topic. Fast display is a laboratory technique for the study of protein peptide and protein DNA interaction, है ना। यानी कि आपने प्रोटीन जो इंसर्ट किया और जो एक्सप्रेस हो रहा है यहाँ पे, ये देखिए यहाँ एक्सप्रेस हो रहा है, एंड प्रोटीन, यानी कि जो भी आपका टारगेट है अगर वो भी प्रोटीन है तो प्रोटीन प्रोटीन इंटरेक्शन, इसके अलावा प्रोटीन पेप्टाइड इंटरेक्शन। मान लीजिए आपका खुद का पेप्टाइड है और आप किसी प्रोटीन के साथ इंटरेक्शन करवा रहे हैं तो वो इंटरेक्शन, या फिर प्रोटीन डीएनए इंटरेक्शन, यानी कि आपका जो इमोबिलाइज्ड टारगेट है अगर वो डीएनए है और उसके साथ में आपका प्रोटीन बाइंड हो रहा है तो डीएनए और प्रोटीन इंटरेक्शन। तो इस 3 टाइप के इंटरेक्शन के लिए हम फास्ट डिस्प्ले का यूज़ करते हैं, है ना। दैट यूज्ड बैक्टीरियोफाजेस, हम इसमें बैक्टीरियोफाज का क्या मतलब होता है? वायरस दैट इन्फेक्ट बैक्टीरिया टू कनेक्ट प्रोटीन विद द जेनेटिक इन्फॉर्मेशन दैट इनकोड देम। और जब हम ये बाइंडिंग पर्टिकुलर हो जाएगी तब हम डिटेक्शन कर पाएंगे कि ये पर्टिकुलर प्रोटीन वही है या नहीं है, ये पर्टिकुलर टारगेट वही है या नहीं है जो हम सोच रहे हैं। In this technique, a gene encoding a protein of interest is inserted into the phage कोड प्रोटीन जीन। तो जैसा मैंने आपको बताया, फाज के अंदर जो जीन होता है उसमें ऐसा डीएनए सीक्वेंस जो कि कोड के प्रोटीन को एक्सप्रेस करता है, ऐसे जीन के साथ में हमारा जो जीन है उसको बाइंड करवा देते हैं, causing the phage to display the protein on its outside while containing the gene for the protein on its inside। तो जीन अंदर रह जाएगा और उसका जो सीक्वेंस होकर जो प्रोटीन बनेगा वो बाहर यहाँ एक्सप्रेस होगा, रिजल्टिंग इन कनेक्शन बिटवीन जीनोटाइप एंड फिनोटाइप। तो ऐसे में जीनोटिपिकली और फिनोटिपिकली, मतलब फिनोटिपिकली यानी कि बाहर भी वो दिख रहा है, एक्सप्रेस हो रहा है, और जीनोटिपिकली यानी अंदर भी उसका जीन है, ऐसे हम पता कर सकते हैं। दिस डिस्प्लेइंग फाज कैन देन बी स्क्रीन्ड अगेंस्ट अदर प्रोटीन्स, पेप्टाइड्स और डीएनए सीक्वेंसेस। तो यहाँ स्क्रीनिंग करेंगे हम, यहाँ पर हम डीएनए लगाएंगे, प्रोटीन लगाएंगे या पेप्टाइड लगाएंगे। तो ऐसे में हम लार्ज नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स का डिटेक्शन कर सकते हैं और स्क्रीनिंग कर सकते हैं। तो इसका मेन काम जो होता है, लार्ज लाइब्रेरी ऑफ प्रोटीन कैन बी स्क्रीन्ड। तो आपने यहाँ डिफरेंट टाइप के टिश्यूज़ ले लिए तब भी आप डिटेक्शन कर सकते हैं कि हमारा इंटरेस्ट का टिश्यू कौन सा है। फॉर एग्जांपल रेबीज़ का केस है और अगर आपने इस टाइप के फाजेस लगा दिए तो आप डिटेक्ट कर पाएंगे कि किस सेल के अंदर रेबीज़ का वायरस है और किस में नहीं है ना। तो विच इज़ एनालॉगस टू नेचुरल सिलेक्शन। द मोस्ट कॉमन बैक्टीरियोफाज जो हम यूज़ करते हैं वो होता है M13, FD फिलामेंटस फाज, देन T4 फाज, T7 फाज और लेमडा फाजेस, इनका हम यूज़ करते हैं। नाउ कम्स टू हिस्ट्री। फास्ट डिस्प्ले वॉज फर्स्ट डिस्क्राइब्ड बाय जॉर्ज पी स्मिथ इन 1985 व्हेन ही डिमॉन्स्ट्रेटेड द डिस्प्ले ऑफ पेप्टाइड ऑन फिलामेंटस फाजेस। तो फिलामेंटस फाजेस पे सबसे पहले फास्ट डिस्प्ले टेक्निक को किसने डिस्क्राइब किया था? जॉर्ज पी स्मिथ इन 1985 में। तो इन्हें अभी 2018 में एक तो जॉर्ज पी स्मिथ को और एक विंटर को, इन दोनों को नोबेल प्राइज़ इन केमिस्ट्री दिया गया है ना, फॉर देयर कंट्रीब्यूशन टू डेवलपिंग फास्ट डिस्प्ले। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि इनको नोबेल प्राइज़ इसमें मिला है इन 2018 इन केमिस्ट्री। अब फास्ट डिस्प्ले के प्रिंसिपल की बात करते हैं। तो फास्ट डिस्प्ले इज़ यूज्ड फॉर हाई थ्रूपुट स्क्रीनिंग ऑफ प्रोटीन इंटरेक्शन। तो बहुत सारे प्रोटीन के इंटरेक्शन और बहुत सारे प्रोटीन की स्क्रीनिंग के लिए हम इस फास्ट डिस्प्ले को यूज़ करते हैं, क्योंकि हमारे पास अननोन प्रोटीन है बहुत सारा और हमें स्क्रीन करना है कि क्या, मान लीजिए फॉर एग्जांपल हमारे पास ढेर सारा ब्लड है और हमें डिटेक्ट करना है कि क्या इस एनिमल को HS है, BQ है, नहीं है, रेबीज़ हुआ है, नहीं हुआ है। तो हम क्या करेंगे, इस टाइप के फाजेस जो होते हैं उस ब्लड के साथ इंटरेक्ट कराएंगे और अगर इंटरेक्शन हो रहा होगा तो हम समझेंगे कि वो पॉजिटिव है एनिमल, अदरवाइज नेगेटिव है। तो ये भी एक एप्लीकेशन हो सकता है।
तो इसमें हम क्या करेंगे, प्रोटीन पेप्टाइड का इंटरेक्शन होगा। अब इसमें हमारा जो प्रोटीन है जो पर्टिकुलरली उस टारगेट से, फॉर एग्जांपल रेबीज के वायरस से ही बाइंड हो रहा है, तो उस पर्टिकुलर टाइप के प्रोटीन का जो जीन होता है उस जीन को हम P3 और P8 जीन के साथ बाइंड करेंगे। ये P3 और P8 जीन क्या होते हैं, ये एक्चुअल में कोड प्रोटीन होते हैं। दे आर द P3 जो है वो एक माइनर कोड प्रोटीन है और P8 जीन जो है वो एक मेजर कोड प्रोटीन है। तो इनके साथ में हम इसका बाइंडिंग करेंगे। और बाइंडिंग करेंगे ये तो हमने बोल दिया, लेकिन बाइंडिंग कैसे करेंगे, तो मल्टीपल क्लोनिंग साइट्स होती हैं जो कोड प्रोटीन्स होते हैं, तो उसमें से मल्टीपल क्लोनिंग साइट्स से ढूंढेंगे और मल्टीपल क्लोनिंग साइट्स पर हम जो पॉसिबल रीडिंग फ्रेम्स होती हैं वहाँ पर हमारे cDNA को बना करके इंसर्ट कर देंगे, ताकि वो cDNA बाद में एक्सप्रेस होना शुरू कर दे, है ना। इन्हें प्रॉपर रीडिंग फ्रेम जहाँ पर हमारा cDNA ट्रांसलेट होना शुरू कर दे, ठीक है। अब ये जो हाइब्रिड फाज है, ये हाइब्रिड फाज जो है बाहर तो ग्रो करेगा नहीं, डेफिनेटली किसी बैक्टीरिया में ग्रो करेगा। इसलिए इस DNA हाइब्रिड फाज को हम ट्रांसडक्शन की प्रोसीजर से ई कोलाई में इंसर्ट कर देंगे। और ई कोलाई की भी कौन कौन से सेल्स, जैसे TG1 सेल, SS320 सेल्स, ER2738 सेल या फिर XL1 ब्लू सेल और ई कोलाई में इंजेक्ट कर देंगे। इसके अलावा इफ़ ए फाज मिड वेक्टर इज़ यूज्ड, मतलब अब आजकल ये हो गया है कि वेक्टर फाज की ज़रूरत भी नहीं है, फाजमिड वेक्टर यूज़ कर लिया गया है। फाजमिड वेक्टर क्या होता है, इसको अगर आपको पढ़ना है तो डिफरेंट टाइप के मैंने वेक्टर्स के वीडियो बनाए हैं, आप उसमें भी देख सकते हैं कि व्हाट इज़ द फाजमिड। यहाँ पर जो फाजमिड्स हैं इनके डेवलपमेंट के बाद जब ये रिलीज़ होते हैं तो रिलीज़ होने के लिए हेल्पर फाज की ज़रूरत पड़ती है। ये हेल्पर फाज जब होते हैं तभी कंप्लीट फाज बनता है और ये फाजमिड जो होते हैं रिलीज़ हो पाते हैं। इसके लिए भी आप मेरे इसी वीडियो में देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि आखिर ऐसा क्यों होता है, क्यों फाजमिड वेक्टर को जो है हेल्पर फाज की ज़रूरत पड़ती है। तो जब फाजमिड को हेल्पर फाज की ज़रूरत पड़ती है तभी पैकेजिंग हो पाती है, और पैकेजिंग होने के बाद में ये जो फाज होते हैं असेंबल होकर मैच्योर होकर एज ए विरियन बाहर निकल पाते हैं। और इनके जो प्रोटीन फ्रेगमेंट है एज ए कोड प्रोटीन P3 और P4 कोड प्रोटीन्स होते हैं, वहाँ पर हमारा जो जीन ऑफ इंटरेस्ट का प्रोटीन है वो भी बाइंड होकर के एक्सप्रेस होता है। अब ये इकोलाई से जो बैक्टीरियोफाज ये निकल के बाहर आ गए, अब इनको हम क्या करेंगे, माइक्रो टाइटर प्लेट की वेल पर जिस पर हमारा पहले से बाउंडेड प्रोटीन है या टारगेट है उस पर हम इस फाज को डिस्प्ले करेंगे। तो डिस्प्ले करने पर क्या होता है कि ये फाज पर्टिकुलरली उस प्रोटीन से बाइंड हो जाती है, और जो बाइंड नहीं हो पाती उसको हम रिमूव करते हैं बाय वॉशिंग, है ना। और जो रिमेनिंग फाजेस जो बाइंड हो चुका है उसको हम करते हैं इल्यूट। इल्यूट मतलब ये रहता है कि ऐसे बाउंडेड फाज को हम प्यूरीफाई कर रहे हैं, यूज टू प्रोड्यूस मोर फाज, और हम ऐसे फाज को लेकर के वापस बैक्टीरिया में डाल देंगे विद द हेल्पर फाज। तो हेल्पर फाज भी डाल देंगे, साथ में हमारा जो फाजमिट है वो उसको भी डाल देंगे, और फिर हम वापस से ऐसे फाज मिक्सचर को इनरिच करेंगे। अब इसमें क्या होता है, इस इनरिचमेंट की जो मेथड है जिसमें हमारा ओरिजिनल फाज जिसको हम डेवलप कर रहे हैं, इस साइकिल को, इस टाइप की साइकिल को रिपीट करने को, बार बार रिपीटेड साइकिलिंग करने को हम बोलते हैं पेनिंग। अब आप समझें व्हाट इज़ द पेनिंग। पेनिंग शब्द कहाँ से आया है, जब पुराने समय में गोल्ड को प्योर किया जाता था फ्रॉम सैंपल, तो इस मेथड को कहते हैं पेनिंग, जिसमें अनडिज़ायरेबल जो भी मटेरियल होता है उसको रिमूव कर दिया जाता था। तो ऐसे करके जो गोल्ड होता है वो प्योर होता चला जाता था। इस टेक्निक को हम कहते हैं पेनिंग। वैसे ही हमें हमारा जो बैक्टीरियोफाज है उसको हमें बहुत सारे फाज होते हैं, उसमें से वही फाज हमें लेना है जो प्रॉपरली बाइंड हो पा रहा है, कहाँ से, टारगेट से। तो ऐसा फाज लेकर के हम उसका पेनिंग करेंगे। पेनिंग कर लिया, अब क्या करेंगे आगे। अब ये तो हमें पता चल गया कि हमारा ये वही पर्टिकुलर फाज है जो कि हमारे टारगेट प्रोटीन के साथ बाइंड हो रहा है। तो ऐसे फाज को हम कलेक्ट करेंगे, और कहाँ से कलेक्ट करेंगे, उस स्विचेबल बैक्टीरियल होस्ट से कलेक्ट करेंगे, और या फिर पहले ऐसे फाज का वापस से हम बैक्टीरिया उसमें प्रोपेगेशन कर लेंगे, और प्रोपेगेशन करने के बाद में इस टाइप के बैक्टीरिया से हम हमारा फाज कलेक्ट करेंगे, और कलेक्ट करके हम इस फाज का DNA सिक्वेंसिंग करेंगे। और जो सिक्वेंसिंग करेंगे उसमें हम ये देखेंगे कि हमारा जो पर्टिकुलर प्रोटीन जो बना है, जो इंटरेक्ट कर पा रहा है, उसमें से कौन सा ऐसा सिक्वेंस है DNA का जो इस काम के लिए हेल्पफुल है, या उस टाइप का जो पर्टिकुलर प्रोटीन जो हम चाह रहे हैं वो बना पा रहा है। तो हम इस टाइप से उस DNA की सिक्वेंसिंग कर लेंगे। अब आजकल तो एक नई टेक्निक आ गई है जिसमें हेल्पर फाज की भी ज़रूरत नहीं है। आपको क्या करना है, आपको सिर्फ बैक्टीरियल पैकेजिंग सेल लाइन टेक्नोलॉजी का यूज़ करना है इसके लिए, जिसमें अब हेल्पर फाज की भी ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो किसी नेक्स्ट वीडियो में हम बैक्टीरियल पैकेजिंग सेल लाइन टेक्नोलॉजी के बारे में भी बताएंगे। अब जो प्योर फाज का इल्यूशन करने की जो टेक्निक है वो ये है कि लो pH पर इल्यूशन बफर का यूज़ करेंगे और साथ में सोनिकेशन करेंगे। तो सोनिकेशन करने पर ये जो पेप्टाइड के साथ इंटरेक्टेड वायरस है, बैक्टीरियोफाज है, जो बाहर इन विट्रो कंडीशन में है,
ये वायरस जो होता है ये बैक्टीरियोफाज का इंटरेक्शन कम हो जाएगा, लूज एफिनिटी हो जाएगी, बाइंडिंग कम हो जाएगी, और इस प्रकार से जो टारगेट मॉलिक्यूल है उससे हमारा बैक्टीरियोफाज अलग हो जाएगा, और इस प्रकार से हम लो पीएच इल्यूशन बफर का यूज़ करके और साथ में सोनिकेशन करके हमारा बैक्टीरियोफाज ले लेंगे। दिस अल्ट्रासाउंड बेस्ड मेथड इनेबल सिंगल स्टेप सिलेक्शन ऑफ ए हाई एफिनिटी पेप्टाइड, और इस प्रकार से हम हमारा जो बैक्टीरियोफाज है वो बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में अलग से निकाल पाएंगे। नाउ कम्स टू द एप्लीकेशन ऑफ फास्ट डिस्प्ले। तो अब आप ये मान लीजिए इमोबिलाइज्ड जो सरफेस है हमारी, उस पर पहले से बहुत सारे ऐसे कोडिंग सीक्वेंस हैं जिसको हम जानते हैं, है ना, अच्छे से जानते हैं, लेकिन फाज के अंदर हमने जो जीन डाला है उसके बारे में हम नहीं जानते हैं। तो जब वो फाज का जीन एक्सप्रेस होगा और प्रोटीन बनाएगा और एक्सप्रेस होकर के बाहर कोड प्रोटीन के वहाँ अटैच हो जाएगा, फिर हम उसकी बाइंडिंग करेंगे, तो इससे हम ये पता, जब वो कहीं ना कहीं तो हमारे इमोबिलाइज्ड सरफेस पे बाइंड होगा, फ्लोरोसेंट देगा, तो हमें ये पता चल जाएगा कि आखिर वो पर्टिकुलर जीन सीक्वेंस कौन सा है जो हमने फाज में डाला था। तो इसका पहला एप्लीकेशन ये है टू आइडेंटिफाई द पर्टिकुलर सीक्वेंस इन ए फाज विच इज़ जीन ऑफ इंटरेस्ट बाय बाइंडिंग विथ आवर डीएनए लाइब्रेरी। ठीक है, पहला तो ये हो गया। दूसरा एप्लीकेशन क्या हो गया कि हमें वो जीन पता है जो हमने फाज में डाला है और हमें वो प्रोटीन भी पता है जो हमने फाज में डाला है। अब डीएनए लाइब्रेरी हमारे पास नहीं है, हमारे पास तो इमोबिलाइज्ड जो सरफेस है उस सरफेस पे डिफरेंट टाइप के सेल, टिश्यू, ऑर्गेनिजम्स हो सकते हैं, उसको आइडेंटिफाई करने के लिए हम फास्ट डिस्प्ले का, फास्ट थेरेपी का यूज़ करते हैं। तीसरा फास्ट डिस्प्ले का यूज़ है इन विट्रो प्रोटीन इवोल्यूशन का। प्रोटीन आखिर कैसे इवोल्यूट हुआ है, उसमें कैसे क्या विकास हुई है, या फिर प्रोटीन इंजीनियरिंग के लिए फास्ट डिस्प्ले का यूज़ होता है। फास्ट डिस्प्ले का जो यूज़ है वो ड्रग डिस्कवरी में कर सकते हैं। तो डिफरेंट टाइप की जो ड्रग्स होती हैं वो डिफरेंट टाइप के प्रोटीन के साथ बाइंड होती हैं, तो इस हिसाब से हम ड्रग डिस्कवरी में भी फास्ट डिस्प्ले का यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा न्यू लाइगेंड के फाइंडिंग में भी यूज़ कर सकते हैं। न्यू लाइगेंड्स क्या क्या हो सकते हैं, लाइक एंजाइम इनिबिटर्स हो सकते हैं जो कि एंजाइम के साथ बाइंड हों। मतलब न्यू लाइगेंड्स मतलब ये कि जो रिसेप्टर के साथ बाइंड हो सकते हों, या रिसेप्टर के एगोनिस्ट हों या रिसेप्टर के एंटागोनिस्ट हों, तो इनकी भी डिस्कवरी के लिए हम फास्ट डिस्प्ले का यूज़ कर सकते हैं। फास्ट डिस्प्ले का यूज़ फॉर ट्यूमर एंटीजन डिटेक्शन में कर सकते हैं, फॉर द डायग्नोसिस पर्पस एंड फॉर द थेरेपेटिक टारगेटिंग। जैसे कैंसर सेल्स के डैमेज करने के लिए भी हम फास्ट डिस्प्ले के जो प्रोटीन्स हैं उसका यूज़ कर सकते हैं। इन वीवो ऐसे फाजिस के बैक्टीरिया को इंजेक्ट करके या ऐसे प्रोटीन्स को इंजेक्ट करके हम ऐसे जो भी कैंसर सेल हैं उसकी थेरेपी कर सकते हैं। साथ ही ऐसे कैंसर सेल के डायग्नोसिस के लिए भी हम जो है, क्योंकि ऐसी सेल्स जो होती हैं जो कैंसर सेल हैं वो कहीं ना कहीं प्रोटीन डिस्प्ले करती हैं उनके सेल मेम्ब्रेन पे, और ऐसे ट्यूमर एंटीजेंस को ढूंढने के लिए भी हम फास्ट डिस्प्ले का यूज़ कर सकते हैं। कैंसर ट्रीटमेंट के लिए जो हम जो यूज़ करते हैं फास्ट डिस्प्ले मेथड, उसको हम कहते हैं एडॉप्टिव सेल ट्रांसफ़र अप्रोच। तो एडॉप्टिव सेल ट्रांसफ़र अप्रोच के थ्रू हम कैंसर ट्रीटमेंट फास्ट डिस्प्ले थेरेपी से कर सकते हैं। अभी रिसेंटली ये देखा गया है कि कुछ सिंथेटिक एंटीबॉडीज़ बनाई जाती हैं दैट टारगेट ट्यूमर सरफेस प्रोटीन्स। तो ये जो सिंथेटिक एंटीबॉडी होती हैं इसमें भी जो इसके FAB पोर्शन होते हैं, जिससे हमारी ये जो एंटीबॉडीज़ होती हैं उसमें हमें पता है कि ये FC पोर्शन ये होता है, और ये वाला पोर्शन जो होता है FAB पोर्शन होता है। तो काइमेरिक एंटीबॉडीज़ बनाई जाती हैं जहाँ पर FAB पोर्शन जो होता है वहाँ पर्टिकुलर एंटीबॉडीज़ को बाइंड किया जाता है। तो कुछ सिंथेटिक एंटीबॉडीज़ बनाई जाती हैं और ये पर्टिकुलर FAB पोर्शन के जो प्रोटीन है वो बाइंड होते हैं विथ ट्यूमर सेल, ट्यूमर सरफेस प्रोटीन्स, और ऐसे करके हम काइमेरिक एंटीबॉडीज़ के थ्रू भी टारगेट ट्यूमर सरफेस प्रोटीन से बाइंड करा के ऐसे कैंसरस सेल का डेथ करने में और कैंसर थेरेपी में, साथ में कैंसर डायग्नोसिस में फास्ट थेरेपी का यूज़ कर सकते हैं। फास्ट डिस्प्ले से हम ऐसे प्रोटीन्स बना सकते हैं जो कि ऐसी टी हेल्पर सेल या टी साइटोटॉक्सिक सेल या टी रेगुलेटरी सेल पे बाइंड हो, जो कि नॉर्मली जब किसी APC के साथ जब टी सेल बाइंड होती है तब टी सेल एक्टिवेट होती है। तो जो टी सेल की बाइंडिंग होने पर और एक्टिवेशन होने पर जो साइटोकाइन रिलीज होते हैं, ट्यूमर नेक्रोटिक फैक्टर अल्फा, ट्यूमर नेक्रोटिक फैक्टर बीटा, देन इंटरफेरॉन गामा, इंटरफेरॉन अल्फा, है ना, जैसे IL-10, IL-12, तो ये सारे साइटोकाइंस से जो साइटोकाइन स्टॉर्म होता है और इसके कारण जो फर्दर और भी डिसीज़ होती है उसको रोकने के लिए भी हम फास्ट डिस्प्ले का यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा अब ये हो गया है कि जो फास्ट डिस्प्ले है उसके अलावा हम यीस्ट डिस्प्ले यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि अब ये नई इवोल्यूशनरी टेक्निक से हैं। पहले के ज़माने में फास्ट डिस्प्ले, अब ये ओल्ड टेक्निक हो गई। इसके अलावा हम इन विट्रो प्रोटीन इवोल्यूशन इंक्लूडिंग यीस्ट डिस्प्ले, मतलब जहाँ हम फास्ट का यूज़ कर रहे हैं वहाँ यीस्ट का यूज़ करेंगे। बैक्टीरियल डिस्प्ले भी यूज़ कर सकते हैं, राइबोसोम डिस्प्ले यूज़ कर सकते हैं, और mRNA डिस्प्ले जो होता है इसको भी यूज़ कर सकते हैं।
जो फास्ट डिस्प्ले टेक्निक है इसमें सबसे बड़ा जो यूज़ हो रहा है वो हो रहा है काइमेरिक एंटीबॉडीज़ प्रिपरेशन का, क्योंकि एंटीबॉडीज़ के जो FAB पोर्शन होते हैं उससे हम जो है बाइंडिंग करा के डिफरेंट टाइप के टॉक्सिन्स लाइक टिटेनस टॉक्सिन्स वगैरह का जो होता है उसको हम न्यूट्रलाइज कर सकते हैं। तो रिसेंटली अभी MRC लेबोरेटरी ऑफ मोलिकुलर बायोलॉजी में ग्रेग विंटर और जॉन मैककेफर्टी, इसके बाद में स्क्रिप्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट में रिचार्ड लीनर एंड कार्लोस FB बारबास, एंड जर्मन कैंसर रिसर्च सेंटर में फ्रैंक ब्रिटलिंग्स एंड स्टीफन डुबेल ये रिसर्च कर रहे हैं। और अभी जो स्क्रिप्ट ग्रुप है वहाँ पर ये देखा गया है कि इन्होंने क्या करा कि ह्यूमन एंटीबॉडीज़ को लिया है ना, फर्स्ट डिस्प्ले ह्यूमन एंटीबॉडीज़ का किया, तो ये ह्यूमन एंटीबॉडीज़ कहाँ वायरस के साथ में अटैच हो गई। और फिर इनिशियल स्टडी इन्होंने की कि जो ह्यूमन एंटीबॉडीज़ के FAB पोर्शन थे उससे इन्होंने टिटेनस टॉक्सिन के साथ बाइंडिंग कराई। जब इन्हें ये क्लियर हो गया कि टिटेनस टॉक्सिन के साथ में ये ह्यूमन एंटीबॉडीज़ के FAB पोर्शन बाइंड हो रहे हैं, तो इन्होंने बहुत जल्दी ह्यूमन HIV एंटीबॉडीज़ बनाई। तो ऐसे करने पर ये एज ए वैक्सीन काम करेगा और HIV होने से रोकेगा, है ना। तो ये एज ए वैक्सीन भी काम कर रहा है। तो फॉर द वैक्सीन डिज़ाइनिंग फास्ट डिस्प्ले का यूज़ हो रहा है, एंड फॉर द थेरेपेटिक पर्पस इज़ फास्ट डिस्प्ले का यूज़ हो रहा है। यहाँ थेरेपी किस चीज़ की हो रही है, HIV की। साथ में किसी एनिमल को सपोज कीजिए ह्यूमंस को अगर मान लीजिए टिटेनस भी हो गया है, तो ऐसे में भी हम फास्ट डिस्प्ले टेक्निक से टिटेनस का ट्रीटमेंट कर पाएंगे। फाइनली स्क्रिप्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट में, और इसके अलावा मैंने आपको भी बताया कि जर्मन कैंसर रिसर्च इंस्टीट्यूट में, यहाँ पर फाइनली इन्होंने क्या कर लिया है कि जो ह्यूमन एंटीबॉडीज़ हैं इसकी सिंथेटिक डाइवर्सिटी और सिंथेटिक लाइब्रेरी तैयार कर ली है। तो अब बहुत सारी एंटीबॉडीज़ ह्यूमन एंटीबॉडी से बना चुके हैं, जिसमें इन्होंने FAB पोर्शन को चेंज कर दिया है और फाज पर ये डिस्प्ले करवा लेते हैं। और फाज डिस्प्ले पर जैसे ही FAB एंटीबॉडी डिस्प्ले होती है वैसे ही वो एंटीबॉडी जो होती है पर्टिकुलर जो भी एजेंट है उसके साथ बाइंड हो जाती है। तो आप ये समझें कि मैं पूरी एंटीबॉडी की तो बात ही नहीं कर रहा हूँ, जो इसके वेरिएबल रीजन्स होते हैं एंटीबॉडी के, है ना, इन वेरिएबल रीजन्स का जीन जो होता है उसको इन्होंने क्लोन कर लिया इन द बैक्टीरियोफाज, और सिर्फ इसी का यूज़ किया जा रहा है, बाकी रेस्ट ऑफ द बॉडी तो है ही नहीं, क्योंकि यहाँ FAB पोर्शन जो है इसको क्लोन करके इन्होंने कोड प्रोटीन के साथ में बाइंड कर लिया, और कोड प्रोटीन के साथ अब ये वाला जो जीन है एक्सप्रेस हो रहा है, ये प्रोटीन एक्सप्रेस हो रहा है। तो ये जो एंटीबॉडीज़ हैं इनका यूज़ एंटी कैंसरस थेरेपी में किया जा रहा है, एंटी इन्फ्लेमेटरी थेरेपेटिक्स में किया जाता है, क्योंकि मैंने आपको बताया बहुत सारे जो साइटोकाइंस हैं वो इन्फ्लेमेशन कॉज कर रहे हैं। तो उनको रोकने के लिए, उनको डिस्ट्रॉय करने के लिए, या एंटागोनिस्टिक इफेक्ट डालने के लिए जो होता है यहाँ पर हम इस टाइप के प्रोटीन्स बनाते हैं फास्ट डिस्प्ले पर, उसको मेंटेन करते हैं। अभी इसमें रिसेंटली कैम्ब्रिज एंटीबॉडी टेक्नोलॉजी ने एडालीमुमेब नाम की एक कम्प्लीटली सिंथेटिक ह्यूमन एंटीबॉडी बनाई है, और ये इसको मार्केट भी कर लिया गया है फ्रॉम एबॉट लेबोरेटरीज़। और एबॉट लेबोरेटरीज़ ने लगभग इसको सेल करके $1 बिलियन जो है अचीव किए हैं। और ये जो एडालीमुमेब ड्रग है ये एक्चुअल में जो सिंथेटिक ह्यूमन एंटीबॉडी है ये क्या काम करती है कि ये TNF अल्फ़ा के साथ बाइंड होती है, ट्यूमर नेक्रोटिक फैक्टर अल्फा के साथ बाइंड होती है। तो जो भी हमारा टी साइटोटॉक्सिक रिस्पॉन्स है, जिससे बाद में जो है मैक्रोफेज एक्टिवेट होते हैं, और उसके बाद में जो है डिलेट टाइप ऑफ हाइपर सेंसिटिविटी होती है, और फर्दर जो भी टिश्यू नेक्रोसिस और टिश्यू डैमेज जो होता है उसको रोका जा सकता है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट ड्रग है जिसको एबॉट लेबोरेटरीज सेल कर रही है, और इसको डिस्कवर किया है कैम्ब्रिज एंटीबॉडी टेक्नोलॉजी ने। नाउ कम्स टू द जनरल प्रोटोकॉल। सबसे पहले क्या करना होता है, माइक्रो टाइटर प्लेट पे जो टारगेट प्रोटीन या DNA सीक्वेंस है उसको इमोबिलाइज करना पड़ता है। इसके बाद दूसरा स्टेप ये है कि जो बैक्टीरियोफाज है उसमें हमें कोड प्रोटीन के जीन सीक्वेंस में हमारा जो पर्टिकुलर जीन सीक्वेंस है उस सीक्वेंस को इंसर्ट करना होता है। देन आफ्टर इस बैक्टीरियोफाज को हमको बैक्टीरिया में ग्रो करना होता है। बैक्टीरिया में ग्रो करने के बाद जब ये वायरस पार्टिकल उस बैक्टीरिया से रिलीज़ होता है, तो ये जो लार्ज क्वांटिटी ऑफ वायरसेस हैं बैक्टीरियोफाज है, इसको हम पेट्री प्लेट पर, जिसमें हमारा माइक्रो टाइटर प्लेट है, इसमें फास्ट डिस्प्ले लाइब्रेरी जो हमारी बनी है उसको बाइंड करने के लिए डिश में डालना होता है। उसके बाद बहुत सारे मॉलिक्यूल ऐसे हैं जो डिश में हमारी इस माइक्रो टाइटर प्लेट से बाइंड हो जाएंगे। जो बाइंड नहीं होंगे उसकी हमको अब क्या करना है, वॉशिंग करना है। तो फास्ट displaying proteins that interact with the target molecule remain attached to the dish while the other are washed away। अब वो जो अटैच्ड रहेंगे उसका हम इल्यूशन करेंगे। तो इल्यूशन करने को ही हम रिमूवल ऑफ एक्चुअल फाज कहते हैं। तो अटैच्ड फाज इल्यूशन कैसे करेंगे मैंने आपको पहले भी बताया।
इल्यूशन करने के लिए हम सोनिकेशन का यूज़ करते हैं, और सोनिकेशन के अलावा हम जो इल्यूटिंग बफर होता है, जो कि लो पीएच बफर होता है, उसका यूज़ करते हैं इन द माइक्रो टाइटर प्लेट। इसके बाद ये इल्यूटेड फाज जो होते हैं उसको हम स्विचेबल बैक्टीरियल होस्ट में डालेंगे, उसको इनरिच करेंगे, उनकी संख्या को बढ़ाएंगे, और फाइनली जो होता है उनका बैक्टीरिया का हम जो डीएनए है उसको एक्सट्रैक्ट करेंगे। तो ये जो क्लोनिंग है बैक्टीरिया के अंदर, इसको हम 3 to 5 टाइम्स करते रहेंगे, और इससे हमारा जो इल्यूटेड बैक्टीरियोफाज है वो बढ़ता चला जाएगा और प्योर होता चला जाएगा। इस टेक्निक को हम पेनिंग कहते हैं, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था। फाइनली ऐसे बैक्टीरिया से हम हमारा फाज निकाल लेंगे, उसका डीएनए का सीक्वेंसिंग कर लेंगे, और डीएनए सीक्वेंसिंग से हम ये आइडेंटिफाई कर लेंगे कि वो कौन सा प्रोटीन है और हमारे किस जो टारगेट प्रोटीन से बाइंड हो रहा है उसका फ्रेगमेंट प्रोटीन कैसा है। तो पूरा जो सीक्वेंसिंग है उसको हम कर लेंगे। अब यहाँ पर मैं ये हमारा जनरल प्रोटोकॉल एंड हो गया है। यहाँ पर सिलेक्शन ऑफ कोड प्रोटीन के बारे में है, जिसमें मैं फर्दर डिटेल में नहीं जाऊँगा। इसमें बस आप ये जान लीजिए कि जो फिलामेंटस फाजेस हैं उसमें P3, इसके बाद में P8, देन P6, P7 एंड P9 ये कोड जीन्स होते हैं जो कि फर्दर जो होते हैं कोड प्रोटीन बनाते हैं। फर्दर मैं इसमें सजेस्ट करूँगा कि वी शुड रीड द फास्ट डिस्प्ले टेक्निक फॉर प्रोडक्शन ऑफ एंटीबॉडीज़ फॉर वैक्सीन डिज़ाइनिंग। आई थिंक इस टॉपिक को भी हमें फर्दर पढ़ना चाहिए। सो दिस इज़ ऑल अबाउट द फास्ट डिस्प्ले। होप यू आर एंजॉइंग दिस वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।